गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू। आप लोग ऑल इंडिया काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग में व्यस्त होंगे और उस चॉइस फिलिंग में जो ऑर्डर आपको रखना चाहिए उसके लिए पहले भी आपको बताया था कि आप टॉप कॉलेज से लोअर कॉलेज की कैटेगरी में आप भरिएगा, मिलेगा आपको वही कॉलेज जो आपकी रैंक है। बेसिक रूल या थंब रूल उसका ये है कि आप जो कॉलेज की जो रैंक है उसके आधार पे आप उसे हायर से लोअर ऑर्डर में भरिए। कुछ लोगों की पर्सनल चॉइस होती है कि हमें अपने स्टेट में रहना है, तो ऑल इंडिया लेवल पे जो फेमस कॉलेज हैं जैसे कि एम्स वगैरह, उसके अलावा आप अपने स्टेट के मेडिकल कॉलेज को प्रायोरिटी दे सकते हैं। अब डिफरेंट स्टेट्स की भी काउंसलिंग की डेट्स आ गई हैं, उसमें यूपी स्टेट की काउंसलिंग की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। और आपको पता है कि यूपी स्टेट की काउंसलिंग जो है वो 25 जुलाई से 25 जुलाई को सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो रही है। काउंसलिंग में जो रजिस्ट्रेशन का टाइम है 25 जुलाई सुबह 11 बजे से लेकर 28 जुलाई के 11 बजे तक है, यानी 28 जुलाई का आप इंतजार ना करें क्योंकि सिर्फ 11 बजे तक ही ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, इसलिए 27 तक ही कर लीजिएगा, इवन उससे काफी पहले कर लीजिएगा। उसके बाद आपको फीस डिपॉजिट करनी है और फीस डिपॉजिशन की जो डेट है वो 25 जुलाई को 11 बजे से 28 जुलाई की शाम को 5 बजे तक है। यानी जो रजिस्ट्रेशन फीस है इसके अलावा जो सिक्योरिटी मनी है उसको आप 25 जुलाई को 11 बजे से 28 जुलाई को शाम को 5 बजे तक डिपॉजिट कर सकते हैं। सिक्योरिटी मनी है कितनी? तो बेटा 2000 रुपए सिक्योरिटी मनी है और ये नॉन रिफंडेबल है, यानी 2000 रुपीज एज ए सिक्योरिटी मनी जो आप डिपॉजिट करेंगे और ये सब का सब ऑनलाइन मोड में जमा होगा। मोड ऑफ डिपॉजिशन ऑफ फीस वो बताएंगे कि किन किन माध्यम से आप फीस जमा कर सकते हैं। उसमें यूपीआई का, क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का वगैरह वगैरह कई सारे ऑप्शन आपको इंटरनेट बैंकिंग जैसे ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन जो 2000 की सिक्योरिटी मनी जमा होगी वो नॉन रिफंडेबल है, यानी पूरी प्रक्रिया के बाद आप कॉलेज को ऑप्ट करें, आपको कॉलेज मिले या न मिले, अगर आप काउंसलिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये 2000 रुपए आपको वापस मिलने नहीं है। उसके बाद सिक्योरिटी मनी जो है वो 30,000 गवर्नमेंट स्टेट कोटा के जो सीट्स हैं कॉलेजेस हैं उनके लिए है, यानी आप यूपी स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस या बीडीएस के लिए काउंसलिंग करते हैं तो 30,000 रुपए की सिक्योरिटी मनी आपको देनी होगी। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग करना चाहते हैं तो फिर उसकी सिक्योरिटी मनी 2 लाख रुपए है और ये फीस एमबीबीएस के लिए है। अगर आप बीडीएस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग करते हैं तो इसकी सिक्योरिटी मनी 1 लाख रुपए है। ये मनी रिफंडेबल है, ये 30,000 रुपए जो गवर्नमेंट कोटा की सीट का पैसा है, अंत तक अगर आप कोई सीट नहीं पाते हैं, आपकी रैंक कम है, नहीं पाते हैं तो ये लौट जाएगा। इस केस में भी है कि अंत तक आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं पाते हैं तो आपकी ये फीस लौट जाएगी। लेकिन अगर आपको कोई सीट अलॉट हो गई आखिरी राउंड तक, यानी फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड तक आपको जाके अगर ये सीट अलॉट हो गई और फिर आप ये पैसा सोचते हैं हम वापस पा जाए तो नहीं मिलेगा। आपको सीट कोई बुक हो गई, आपको एक सीट मिल गई, आपको एमबीबीएस की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई और आप उसके बाद एडमिशन नहीं लेते हैं तो ये आपका पैसा नॉन रिफंडेबल है, तब नहीं वापस होगा। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी आपको सीट अलॉट हो गई और फिर आपने तय किया कि भैया हमें एडमिशन नहीं लेना है तो ये 2 लाख रुपए एमबीबीएस वाले कॉलेज सीट के लिए और ये 1 लाख रुपए बीडीएस वाले आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो जरा सोच समझ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग करिएगा। 30,000 तो छोटा अमाउंट है, वो तो फिर भी बियर किया जा सकता है। हाँ, अगर आप सीट जो आपको अलॉट होती है उसको किसी भी दौर में, चाहे वो फर्स्ट राउंड में आपको अलॉट हो या सेकेंड राउंड में अलॉट हो, उसके बाद आप वहां एडमिशन करने जाते हैं तो ये फीस जो होती है एडजस्टेबल होती है, वो आपके फीस में एडजस्ट हो जाएगी। यही चीज इसमें होता है, ठीक। तो सिर्फ ये अमाउंट रिफंडेबल है, ये अमाउंट तभी रिफंडेबल है जब आपको कोई सीट मिलती ही नहीं है। काउंसलिंग के दौरान आपकी योग्यता के अनुसार कोई भी सीट आपको मिल नहीं रही है, ठीक है। ये जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है 2000 रुपए, ये सिर्फ राउंड 1 एंड राउंड 2 के लिए है। मतलब आप राउंड 1 में काउंसलिंग करते हैं, आप 2000 रुपए जमा करेंगे। राउंड 2 के लिए आपको कोई पैसा नहीं जमा करना, यही पैसा आगे कैरी होगा। और राउंड 2 के बाद आपको सीट मिले ना मिले, आपको अलॉट हो ना अलॉट हो, ये पैसा आपको नहीं मिलेगा।
अगर आप इसके बाद थर्ड राउंड यानी मॉपअप राउंड में जाते हैं तो वहां पर आपको एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक चीज और यहाँ पर बताते चले बच्चों कि मान लीजिए किसी बच्चे ने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग नहीं किया तो आप सीधे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं तो भी आपको 2000 रुपए की सिक्योरिटी मनी देनी होगी। तो ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ना करें, आप सीधे सेकेंड राउंड में पहुंच जाएं और आप कहें कि अब आपको पैसा कम जमा करना। आप चाहे फर्स्ट राउंड से काउंसलिंग करें चाहे सेकंड राउंड से काउंसलिंग करें, रजिस्ट्रेशन अमाउंट इतना ही रहेगा। हाँ, मॉपअप राउंड में आपको फिर से रजिस्टर करना होगा अपने को, यानी मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन फिर से खुलेगा। 1000 रुपए का अमाउंट वहां पर जमा होगा। करेक्ट। जब ये सब काम हो जाएगा यानी आप रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर देंगे, आप सिक्योरिटी अमाउंट जमा कर देंगे 25 की शाम तक, तो फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। वो ऑनलाइन आपको अपलोड करने होंगे, उनकी कॉपी को अपलोड करना होगा और उसका वेरिफिकेशन होगा। और इसकी डेट भी 25 से 28 जुलाई के बीच है। इसका मतलब है साथ ही साथ आप प्रोसेस चलता रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा और रजिस्ट्रेशन के दौरान ही आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहेंगे। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ ही साथ चलेगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन होगा, मानी आपकी स्टेट की जो मेरिट लिस्ट है, क्योंकि अभी आपके पास जो मेरिट लिस्ट रैंक आई है वो ऑल इंडिया कोटे की है। स्टेट की मेरिट लिस्ट का डिक्लेरेशन जो होगा 29 जुलाई को होगा, यानी 28 के बाद जस्ट नेक्स्ट डेट मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपकी वहां पर क्या रैंक है, स्टेट में क्या रैंक है। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग के लिए जाएंगे जिसकी डेट 31 जुलाई को सुबह 11 बजे से लेकर 3 अगस्त के सुबह 11 बजे तक है। यानी आपके पास 3 दिन यहाँ पर मिलेंगे। इन 3 दिनों में जाकर के आपको चॉइस फिल करना है। लेकिन चॉइस फिलिंग में कंडीशन है बेटा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन का अमाउंट आपने जमा किया, आपने सिक्योरिटी मनी नहीं जमा किया तो आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब अगर आपको चॉइस फिलिंग करनी है दो तीन काम बड़े जरूरी हैं। रजिस्ट्रेशन अमाउंट तो खैर जमा ही करना है, सिक्योरिटी मनी भी आपकी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जमा करना है और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी कराना है। जब ये काम हो जाएगा तभी आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग के लिए आपको सिक्योरिटी मनी जमा करना और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना जरूरी है, अदरवाइज चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद डेट ऑफ सीट अलॉटमेंट एंड द रिजल्ट डिक्लेरेशन। जब आपने चॉइस भर दिया, वो सब अपलोड हो गया, उसके बाद निश्चित रूप से आपका रिजल्ट निकलेगा कि किसको कौन सा मेडिकल कॉलेज की सीट मिली। और ये डेट है 3 एंड 4 अगस्त, यानी 3 अगस्त को ही या 4 अगस्त को ये इसका रिजल्ट निकाल देंगे कि भैया आपको सीट पहले राउंड में मिली या नहीं मिली, और अगर मिली तो कौन सा मेडिकल कॉलेज आपको मिला। अगर आप इससे रिलेटेड और जानकारियां पता करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट यहाँ पर लिखी हुई है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप इन वेबसाइट पे जाकर के इसको चेक कर सकते हैं। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दूसरा हुआ कि डॉक्यूमेंट जो आप बेटा यहाँ पर अपलोड करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे। इनकी लिस्ट है कि आपको हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की मार्कशीट तथा उसका जो प्रमाण पत्र होता है जिसे सर्टिफिकेट कहते हैं वो लाना है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लाने हैं जिनको आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन में डालेंगे। हाई स्कूल प्लस इंटरमीडिएट मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, दोनों चीजें आप तैयार रखिएगा। इनको बेटा अपलोड करना होता है और बाद में नोडल सेंटर पे जाके इसका बेटा फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है। तो आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ओरिजिनल फॉर्म में तैयार रखने हैं। तो पहला है हाई स्कूल की मार्कशीट तथा इंटरमीडिएट की मार्कशीट और उसका जो हाई स्कूल और इंटर का सर्टिफिकेट है। दूसरा, अगर आप कोई किसी भी तरह का आरक्षण यानी कि आप किसी भी तरह का वहां पर रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो पहला तो ये था। दूसरा हुआ किसी भी तरह का रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। चीज आप ध्यान रखिए, रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है यूपी स्टेट का क्राइटेरिया लगेगा, क्योंकि केंद्र सरकार के रिजर्वेशन के जो क्राइटेरिया एंड रूल हैं, जातियां और जनजातियां हैं वो अलग हैं और स्टेट की अलग होती हैं। तो इसके अनुसार आपको रिजर्वेशन मिलेगा। आप एससी में हैं, एसटी में हैं, आप ईडब्ल्यूएस में हैं, जिस भी कैटेगरी में आप होते हैं आपको उसका सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यू में है तो आपको इसका सर्टिफिकेट बनवाना होगा। उसके अलावा डोमिसाइल, इसके ऊपर अभी हम एक बार फिर बात कर लेते हैं। अभी आ जाइए डोमिसाइल, जो आपका निवास प्रमाण पत्र है।
निवास प्रमाण पत्र, जिसे डोमिसाइल कहते हैं या डोमिसाइल, इसके रूल क्या है? जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के रूल है कि जिसने 12th वहां से किया है वो वहां का निवासी माना जाएगा। बेटा यूपी स्टेट का रूल ये है, जिन स्टूडेंट्स ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं हैं वो अगर यूपी स्टेट से दिया है तो उन्हें किसी भी तरह का निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल नहीं लगाना है। तो बेटे अगर आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तर प्रदेश से ही किया है, यूपी स्टेट के ही किसी कॉलेज से किया है, तो आपको किसी भी तरह का सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। आपकी ये मार्कशीट्स जो हैं यही काम कर जाएंगे, उस पे कॉलेज लिखा हुआ होगा। वो कॉलेज अगर उत्तर प्रदेश का है तो वो आपको उत्तर प्रदेश का निवासी माना जाएगा। मैं बता दूं, हाई स्कूल प्लस इंटर दोनों तभी माना जाएगा आपको यूपी का निवासी। अब आप कहोगे कि सर हमने हाई स्कूल नहीं किया यूपी से, सिर्फ इंटर किया है। तब बेटा आप अगर किसी दूसरे स्टेट के निवासी हैं, आपने सिर्फ इंटरमीडिएट यूपी से किया है, तो आप यूपी के निवासी नहीं। आपने सिर्फ हाई स्कूल यूपी से किया है और आप मूलतः किसी और स्टेट के निवासी हैं, तो आप यूपी के निवासी नहीं हैं। तो अगर आप किसी अन्य स्टेट के भी निवासी हैं, हाई स्कूल और इंटर आपने अगर यूपी से किया था, तो आपका डोमिसाइल यूपी का माना जाएगा। अगर आपने सिर्फ हाई स्कूल या सिर्फ इंटर यूपी से किया है और आप यूपी के ही निवासी हैं, तो फिर आपको निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों चीजें आपने यूपी से की हैं तो कोई टेंशन नहीं है। कोई एक चीज आपने यूपी से किया है और आप उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं, तो आपको ये साबित करने के लिए कि आप उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट संबंधित विभाग से बनवाना पड़ेगा। अगर आप इनमें से कोई एक काम करते हैं उत्तर प्रदेश से और आप यूपी के निवासी नहीं हैं, यूपी के निवासी वाला लाभ आपको नहीं मिलेगा। आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं आपको वहां से जाके अप्लाई करना होगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपके बेटा ये जो सर्टिफिकेट है इनको जब ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन तो हो जाता है, लेकिन वही पूरा नहीं है। जब आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन करा लेते हैं और आपको एक सीट अलॉट हो जाती है, अगर आपको एक किसी भी कॉलेज के अंदर सीट अलॉट हो गई और आपने सोचा अब हमें यहाँ एडमिशन लेना है, तो फिर आपको कुछ नोडल सेंटर्स बनाए गए हैं, वहां पर जाकर के अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा। तो आपने अगर मान लीजिए पहले राउंड में ही सीट को लॉक कर दिया और आपने कहा मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है जो मुझे अलॉट हुआ है, तो उसके बाद आपको जाकर के उस किसी नोडल सेंटर पे जाकर के उसका वेरिफिकेशन कराना होगा। वो नोडल सेंटर कुछ इस तरह से हैं, मैं इनका नाम बोल देता हूँ। लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, राम मनोहर लोहिया लखनऊ, कानपुर का GSVM मेडिकल कॉलेज, SN मेडिकल कॉलेज आगरा, इसके अलावा मेरठ का मेडिकल कॉलेज जो है वो है, झांसी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज यानी इलाहाबाद का मेडिकल कॉलेज, सैफी इटावा आजमगढ़, सैफी इटावा आजमगढ़, अंबेडकर नगर कन्नौज जालौन, सहारनपुर बांदा, गौतम बुद्ध नगर, ये 16 नोडल सेंटर हैं। इन 16 नोडल सेंटर में से जो आपके घर से नजदीक है वहां पे जाकर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर कराना होगा। ठीक है, यूपी स्टेट में जो रिजर्वेशन है उसका परसेंटेज क्या है, तो रिजर्वेशन का परसेंटेज आपको बताते चलें। SC को 21% ऑफ द टोटल सीट का रिजर्वेशन है, ST को 2% का रिजर्वेशन है, OBC को 27% 27% का रिजर्वेशन है जो आपको यूपी स्टेट में मिलेगा, और EWS में 10%। EWS कैटेगरी में आप आते हैं, उसका सर्टिफिकेट बना के ले जाते हैं और आप उस क्राइटेरिया में आते हैं, आपको 10% सीट पर रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन ये रिजर्वेशन सिर्फ उन्हीं मेडिकल कॉलेज में है जिनमें 10% EWS की सीटें बढ़ाई गई थी। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो ऊंची जाति में इकोनॉमिकली वीकर उनके लिए रिजर्वेशन, तो कहा था कि जो सीटें उपलब्ध है उनमें से हम 10% की कटौती नहीं कर रहे हैं, बल्कि कॉलेजेस में 10% सीट्स बढ़ाई जाएंगी। तो जिन मेडिकल कॉलेजेस में 10% सीट्स EWS कैटेगरी के लिए बढ़ाई गई थी उनमें ही आपको ये लाभ मिलेगा। रिजर्वेशन के लिए जो आपके सर्टिफिकेट होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उनका जो फॉर्मेट है उसी पर बना हुआ सर्टिफिकेट बेटा मान होगा। सिर्फ और सिर्फ NCC का सर्टिफिकेट और
दिव्यांग जो स्टूडेंट्स हैं उनका सर्टिफिकेट स्टेट का होना जरूरी नहीं है, उनका एनसीसी का और दिव्यांगता का जो भारत सरकार का सर्टिफिकेट है वो भी काम करेगा। लेकिन अन्य रिजर्वेशन की कैटेगरी में यूपी स्टेट के अथॉरिटी के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट मान्य होगा। यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपका है तो वो यूपी स्टेट की काउंसलिंग में काम नहीं करेगा, इसके लिए आपको नया सर्टिफिकेट इन सभी कैटेगरीज के लिए बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है, एनसीसी का प्रमाण पत्र है जो केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी हुई थी और जो आपने ऑल इंडिया काउंसलिंग में लगाया है वो भी यहाँ पर मान्य होगा। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें रिजर्वेशन का कोई भी प्रारूप मान्य नहीं होगा, यानी उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, इसको एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं कि आपकी जो नीट की मार्कशीट है, नीट जो आपने एग्जाम पास किया वो आप निकाल लेंगे, उसकी कॉपी, नीट का जो ओरिजिनल आपका एडमिट कार्ड था वो लेते जाइएगा, आधार की कॉपी लगेगी, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र अगर आपका कोई है, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट है और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेंगे। अब अगर आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कर ली, आपको सीट अलॉट हो गई, आपने जाके नोडल सेंटर पर सारा का सारा फॉर्मेलिटी कर ली, एडमिशन ले लिया, उसके 1-2 दिन बाद आपको लगा कि हमें सेकेंड राउंड में जाना चाहिए क्योंकि हमें सेकेंड राउंड में बेहतर कॉलेज मिल सकता है, तो आपको फर्स्ट राउंड में जो मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है वहां से आपको रेजिग्नेशन देना होगा। रेजिग्नेशन देने का तरीका क्या है कि आप जिस नोडल सेंटर पर या जिस मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन फाइनल हो गया है वहां पर जाएंगे और उस जगह मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में अपना रेजिग्नेशन उस संबंधित अधिकारी को देंगे। वो अधिकारी इस रेजिग्नेशन को जो एनआईसी का पोर्टल है उस पर अपलोड करेगा। अन्य किसी तरीके से आपका रेजिग्नेशन मान्य नहीं होगा। मतलब आप केवल रिटन त्याग पत्र देते, आप कहते मैंने ईमेल कर दिया, वो आपको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के वहां जाके त्याग पत्र देना है। आपकी जगह पर कोई और वहां पर प्रेजेंट होकर के रेजिग्नेशन नहीं दे सकता। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका त्याग पत्र मान्य होता है, लेकिन उसकी भी डेट के कुछ नियम हैं कि कब आप त्याग पत्र देंगे तो मान्य होगा। तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग की डेट है उससे 2 दिन पहले आपको त्याग पत्र देना होगा। त्याग पत्र का तरीका मैंने पहले बता दिया कैसे देना होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो 24 जुलाई को सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग है, तो आपका त्याग पत्र इससे 2 दिन पहले, अब 2 दिन तो आप 22 जुलाई समझोगे, लेकिन नहीं, 2 दिन पहले आपका 21 जुलाई माना जाएगा, क्योंकि 21 जुलाई की शाम को 4 बजे तक, तो 2 दिन पहले का ये मतलब हुआ 24 को चॉइस फिलिंग शुरू हो रही है सेकेंड राउंड की, तो आपको 21 दिन, यानी आप दिमाग में 3 का आंकड़ा लेके चलिए, क्योंकि 24 और 21 का डिफरेंस 3 है। 2 का लेके चलेंगे तो हो सकता है आप 22 को पहुंचे, तो आपका त्याग पत्र नहीं लिया जाएगा, अब रेजिग्नेशन ले लिया जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट राउंड के अलॉटेड कॉलेज से रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो आप सेकंड काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले, यानी अगर ये चॉइस फिलिंग 24 जुलाई को है तो आपको 21 जुलाई, तो इफेक्टिवली अगर आप मैथमेटिकली देखें तो 3 दिन पहले जाके शाम को 4 बजे से पहले आपको रेजिग्नेशन देना होगा। इस अवस्था में जो आपका अमाउंट वहां पर जमा हुआ था, जो सिक्योरिटी मनी जमा हुई थी, वो लैप्स हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ इस सेकेंड राउंड में आपको नए सिरे से काउंसलिंग करनी होगी। और अगर आप समय के बाद, यानी ये जो समय बाउंड है, इसके बाद अगर आप रेजिग्नेशन देते हैं, मान लीजिए आपने 21 को देना था, आपको 22 को देते हैं, चॉइस फिलिंग जो है 24 को है, ठीक है, वो त्याग पत्र आपने दे दिया, लेकिन अब आपके ऊपर सेकेंड राउंड वाले नियम लग जाएंगे। अब आपको सेकेंड राउंड में नए सिरे से सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होगा। अगर आप सेकेंड राउंड के बाद आप सोचते हैं कि हमें मनमाफिक कॉलेज नहीं मिला और आपको लगता है कि मॉपअप राउंड में कुछ काम बन सकता है, जो बड़ा रिस्की है, लेना नहीं चाहिए ऐसा रिस्क, बड़ा रिस्की है, तो अगर आप सेकेंड राउंड में भी जो निर्धारित तारीख आपको दी गई है कि आप इस तारीख तक जाके रेजिग्नेशन दे सकते हैं, तब तक अगर आप रेजिग्नेशन दे भी देते हैं तो आपकी पूरी की पूरी सिक्योरिटी मनी, साथ ही साथ जो फीस वगैरह आपने अन्य फीस जमा की थी, सब जब्त हो जाएगी और आप मॉपअप राउंड में फ्रेश तरीके से रजिस्ट्रेशन कराएंगे। मतलब ऐसी स्थिति में आपका सिक्योरिटी मनी भी जब्त हो जाएगा, प्लस जो आपने जाकर के काउंटर पे फीस जमा की थी उस कॉलेज में, वो सब जब्त हो जाएगी।
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए या डेंटल कॉलेज के लिए रूल क्या है कि अगर आप सेकंड राउंड के बाद आप जाके रेजिग्नेशन देते हैं, त्यागपत्र देते हैं कि मुझे नहीं कंटिन्यू करना है, तो फिर आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट था वो तो खत्म ही हो जाएगा। साथ ही साथ जो आपने वहां पर एडमिशन फीस जमा की है उसका 50% आपका वापस होगा, 50% नहीं वापस होगा, जिसमें आपको बहुत सारा नुकसान होगा। कोई बच्चा अगर मॉप अप राउंड कर लेता है, उसको सीट मिल जाती है और उसके बाद वो मॉप अप राउंड करने के बाद या कुछ दिन मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद वो ये डिसाइड करता है कि वो ड्रॉप करना चाहता है, तो उसके द्वारा जो फीस वगैरह भरी गई है, जो सिक्योरिटी मनी भरी गई है, सब जब्त होगा। साथ ही साथ 1 लाख रुपए फाइन भी पड़ेगा। इसलिए मॉप अप राउंड के बाद अगर आप रेजिग्नेशन देते हैं या अपनी पढ़ाई को अब उस कॉलेज से नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप वहां से विड्रॉ करना चाहते हैं, रिजाइन करना चाहते हैं, तो सब कुछ तो फीस जाएगी, 1 लाख रुपए का फाइन भी पड़ने वाला है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर आप मॉप अप राउंड के बाद अपना नाम वापस लेते हैं या कुछ समय पढ़ाई कर लेने के पश्चात आपने सेशन की पढ़ाई शुरू कर दी और आप पढ़ाई करने के बाद कहते हैं कि अब हमें नहीं पढ़ना है, तो कोई भी फीस वापस नहीं होगी आपकी जो सिक्योरिटी मनी थी सब की सब आपकी लैप्स हो जाएगी, कुछ भी वापस नहीं होगा। यूपी स्टेट में जब आप एमबीबीएस करते हैं तो एमबीबीएस कर लेने के बाद बॉन्ड की क्या नियम है, क्योंकि आजकल बच्चों के अंदर ये बड़ी चर्चा का विषय रहता है कि भाई बॉन्ड का क्या नियम है। तो यूपी स्टेट में 2 साल का बॉन्ड आपके साथ भराया जाएगा। यानी अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस या बीडीएस करते हैं तो आप गवर्नमेंट की जो शासकीय सेवाएं हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, आपको उसके लिए जॉब करनी पड़ेगी, आप उससे बाध्य रहेंगे। तो ये 2 साल का बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड की धनराशि 10 लाख रुपए है। मतलब आप एमबीबीएस कर लेते हैं, आप या तो 2 साल स्टेट गवर्नमेंट के जो मेडिकल कॉलेज है उसके लिए अपनी सेवा प्रदान करिए, अदरवाइज आप 10 लाख रुपए अदा करिए और आप चाहिए आप बॉन्ड से बाध्य नहीं है तो 10 लाख का अमाउंट दीजिए या 2 साल आप शासकीय सेवा में रहिए। तो बॉन्ड का यहाँ पर ये नियम है। ये यूपी स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड नियमों के बारे में जानकारी है। एंड में आपसे मैं फिर बता दूं कोई कौन से सर्टिफिकेट आपको तैयार रखने हैं। कुछ फोटोग्राफ अपने तैयार रखिए, 5-6 फोटोग्राफ जो है वो आप तैयार रखिए। आप जो नीट का जो एग्जामिनेशन की मार्कशीट आपने अपलोड की वो रखिए, नीट का जो आपका आईडी कार्ड रखिए, आधार कार्ड रखिए, आपका कोई जाति प्रमाण पत्र है जो रिजर्वेशन ले रहे हैं उसको आप रखिए। वो जो मान्य है यूपी स्टेट के लिए यूपी स्टेट के अधिकारी के द्वारा मान्य होगा। इसके अलावा अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं या अन्य किसी कैटेगरी से उसका सर्टिफिकेट बनाइए। मेडिकल यानी दिव्यांग के लिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट का नियम है उसे आपको बनवा के रखना होगा और आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट और सिक्योरिटी मनी की व्यवस्था करनी होगी। तो इन सब चीजों की व्यवस्था कर लीजिए। हाँ, एनसीसी के अगर आप सर्टिफिकेट अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो वो भी अपलोड करना होगा। तो ये मुख्य बातें, इनको ध्यान रखिए और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए तैयार रहिए। 2 दिन बाद ये काउंसलिंग है, उस काउंसलिंग में ऑर्डर क्या रखें, यूपी स्टेट का जो बेस्ट मेडिकल कॉलेज है वो टॉप पे रखिए। उसके बाद जो भी हायरार्की उसका ऑर्डर है उस ऑर्डर में रखिए। जैसे केजीएमसी को फर्स्ट पे रखें, आरएमएल को या कानपुर का जो मेडिकल कॉलेज है सेकंड पे या थर्ड पे रखें। उसके बाद अगर आपके आसपास के मेडिकल कॉलेज को में आप जाना चाहते हैं दूरी की वजह से तो उसे रखिए। सभी मेडिकल कॉलेज अच्छे हैं, कुछ नए हैं तो उनको लेकर के मन में होता है कि हम भरें न भरें। देखो बेटा, अगर अच्छे मार्क्स हैं तो आपको मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो उस मेडिकल कॉलेज में जाइए जो आपके मार्क्स के योग्य है। लेकिन अगर आपके मार्क्स थोड़े से नीचे हैं, जैसे 600 के आसपास है, तो आपको लगेगा कि हमें नया मेडिकल कॉलेज मिलेगा। बेटा, जब 4-5 साल बाद आप एमबीबीएस पास करके निकलेंगे तो वो मेडिकल कॉलेज भी नया नहीं होगा, वो भी 5-6 साल पुराना हो चुका होगा। और जब आप जॉब करने जा रहे होंगे 2-4 साल 5 साल बाद और एक्सपीरियंस करके और पीजी करके, तो वो कॉलेज ऑब्वियसली 10 साल पुराना हो गया होगा। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की अपनी एक वैल्यू है, उसके लिए हर बच्चे के अंदर एक मिनिमम स्किल होना चाहिए, एक मिनिमम मार्क्स पाता है तभी जाता है। तो उसको लेकर के आप इफ एंड बट मत करिए, एडमिशन लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रेट फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।